हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि फिलहाल उत्तराखंड के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी से बना लें और आपका आंसर जल्दी से आ जाए, तो उसी चीज को हम यहाँ पर अब सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो 3-4 पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूं कि पूरे चैप्टर में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है ताकि पूरा चैप्टर आपका 2-3 मिनट में ही रिवाइज हो जाए। इस चैप्टर में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से पहला टाइप होता है पजल टाइप, यानी कि जैसा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये पजल फॉर्म का क्वेश्चन है। इसमें एक पजल दिया होता है और वहां से आपको किसी के बीच में रिलेशन बताना होता है। और नंबर 2 जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, मतलब किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या फिर किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और तीसरा टाइप होता है कॉर्डेड फॉर्म। तो कॉर्डेड फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो फिलहाल 2025 के एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस 2 टाइप के पूछे गए हैं, जिसमें से पजल फॉर्म आता है और दूसरा आता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर या फिर अ पर्सन। तो देखो, इस चैप्टर के सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे बेस्ड होंगे हमारे फैमिली ट्री पर। और फैमिली ट्री क्या चीज है? फैमिली ट्री का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं पेपर पर किसी चीज को बनाऊंगा तो सबसे पहले मान लो इस वाली लाइन में मैं अपने आप को दिखा रहा हूं, तो इससे ऊपर वाली जो लाइन होगी ना उस वाली लाइन में मैं दिखाऊंगा अपने माता पिता को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माता पिता, और फिर माता पिता के साथ में जितने भी लोग आएंगे, मतलब जैसे मामा मामी आएंगे, ठीक है, मामा मामी हो गए, और फिर चाचा चाची हो गए तो चाचा चाची भी इसी में आएंगे, और ऐसे ही मौसा मौसी हो गए, ऐसे ही बुआ फूफा हो गए, ये सारे के सारे इस वाली लाइन में आएंगे। और इससे ऊपर वाली जो लाइन होगी उसमें मैं दिखाऊंगा दादा दादी को, दादा दादी हो गए, और माता की तरफ से क्या होंगे? नाना नानी, ठीक है, नानी और नाना। तो ये 3 जनरेशन हो गई, तो इनको मैं 3 लाइनों में दिखा रहा हूँ, पहली लाइन ये, दूसरी ये और तीसरी ये। और अगर मैं इससे नीचे जनरेशन की बात करूं तो मेरे बच्चे है ना, यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे, और मेरे साथ में जितने भी लोग होंगे, जैसे मेरे साथ में मामा मामी के बच्चे हो गए, ठीक है, चाचा चाची के बच्चे हो गए और मौसा मौसी के बच्चे हो गए, उसको हम इसी लाइन में बनाएंगे। और मेरे भाई बहन हो गए जितने भी, वो सारे के सारे मेरी लाइन में ही आएंगे, और उनके जो बच्चे हैं वो नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जब हम डायग्राम बनाएंगे ना तो सिर्फ 4 लाइनों को हमें अपने माइंड में रखना है, और यहीं पर हम इससे जो बनकर आएगा वो हमारा फैमिली डायग्राम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि जहां पर भी मैं मेल को रिप्रेजेंट करूंगा, मेल मतलब पुरुष, तो उसके लिए मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे फीमेल को रिप्रेजेंट करना है कहीं पर, यानी कि महिला के लिए, तो उसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कराऊंगा। और अगर ये ट्राइंगल और सर्कल एक साथ हैं तो इसका मतलब ये भाई बहन है, और अगर इसके बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये हो गई कि हम फैमिली डायग्राम ऐसे बना रहे हैं, दूसरी बात हो गई मेल और फीमेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें बीच में अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो हस्बैंड वाइफ है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं पर मेल को प्लस से दिखाते हैं, कहीं पर फीमेल को माइनस से दिखाते हैं ना। उस तरह से ना करके हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल से हम दिखा रहे हैं किसको? मेल को, और सर्कल से दिखा रहे हैं हम फीमेल को, और अगर उनके बीच में प्लस लगा है तो वो हस्बैंड वाइफ है। इसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर ना क्वेश्चन में आपसे लैंग्वेज दी जाती है। जैसे मान लो कहा जाए कि ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन के लास्ट में ये लिखा दिखेगा, या फिर ऐसे दिखेगा कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, या संबंध रखता है। तो देखो इन दोनों ही लैंग्वेज में आप आंसर किसके बारे में बताओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया कि ये ट्राइंगल में ए बना हुआ है और यहाँ पर बी बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इसको सर्कल मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पर ना ये दोनों बहन भाई हैं, आपसे ये कहा जा रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, या फिर कहा जाए ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो इन दोनों ही केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है, जिसके साथ में का लगा है और जिसके साथ में से लगा है, ठीक है, आपको का वाले के बारे में बताना है कि ये जो है व्यक्ति इसको क्या कहकर बुलाएगा। तो बी का ये क्या है? भाई है ना, तो इन दोनों ही केस में इसका जो आंसर आएगा वो भाई होगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, जिसके साथ में का लगा हुआ है उसके बारे में बताना है कि दूसरा वाला व्यक्ति उसको क्या कहकर बुलाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी लैंग्वेज जो आती है वो कैसे होगी, उसमें कहा जाएगा जैसे आपसे कि ए से
बी का क्या संबंध है। ठीक है, अब देखो यहां पर लैंग्वेज फिर से चेंज हो गई। तो देखो इसमें इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर जब आप दोगे ना तो देखो बी के साथ में अब का लगा हुआ है, तो जिसके साथ में का आ रहा है ना उसके बारे में बताना है। तो अभी हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, ए जो है बी को क्या कहकर बुलाएगा, तो ये इसकी सिस्टर है, तो इसका जो आंसर होगा वो बहन होगा। अब आप देखो कि एक छोटे से वर्ड की वजह से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया, तो आपको इस लैंग्वेज का ना विशेष करके ध्यान देना है। और तीसरी लैंग्वेज यहाँ पर क्या आती है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ए और बी किस प्रकार संबंधित है, तो अब यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि किस प्रकार संबंधित है। तो अब आप यहाँ पर आंसर क्या दोगे, आप पहले बताओ ए क्या लगेगा और फिर बताओ बी क्या लगेगा। इन दोनों के नाम को ऐसे ही लिखना है। तो दोनों के देखो यहाँ पर इसको भाई बनाया है, इसको बहन बनाया है, तो इसका आंसर देंगे हम भाई बहन। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज हैं जो आंसर देने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी और इनकी वजह से आपका क्वेश्चन अक्सर गलत भी होता है। तो इन तीनों ही लैंग्वेजेस में आप ध्यान रखना कि जिसके साथ में का लगा हुआ है उसके बारे में मुझे बताना है। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाली दूसरी लैंग्वेज जो थी ना, इसमें आपको कहीं का नहीं दिख रहा, तो आप ये देखो जिसके साथ में से लगा हो वो दूसरे वाले व्यक्ति को क्या कहकर बुलाएगा। ये दोनों सेम लैंग्वेज हो जाएंगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ना ही का दिख रहा है और ना ही से दिख रहा है, मतलब इन दोनों का साथ में रिलेशन बताना है, तो आप उन दोनों को ऐसे ही रेस्पेक्ट में बताओ कि पहले कौन व्यक्ति लिखा है ए, तो ए क्या है भाई है, और दूसरी बार में बी लिखा है तो बी क्या है वो बहन है, तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, भाई बहन कहलाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, उसमें क्या याद रखना है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि ए जो है वो बी का भाई है और सी का पति है। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको दी हुई है। तो इस लैंग्वेज में आप मुझे ये बताओ कि सी का जो पति है वो ए है या बी है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो बीच में और लिखा हुआ है, इस और की जगह पर चाहे तो और रहे, या फिर एवं लिखा हुआ हो यहाँ, या फिर वह लिखा हो, या फिर तथा लिखा हो, इस तरीके के शब्द अगर यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये पहले वाले व्यक्ति की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी का जो पति है ना वो ए है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो ए के साथ में हम सी को कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और सी सर्कल में और ये ट्राइंगल में, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और बी का भाई है ए, तो बी को साइड में बना देंगे, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना अक्सर आप मिस्टेक करते हो, लेकिन इसी की जगह पर दूसरी लैंग्वेज अगर आपके पास ये होती कि ए बी का भाई है, देखो ये सेम लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बस थोड़ा सा अंतर करूंगा, यहां पर लिख दिया मैंने जो सी का पति है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सी का पति कौन है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है यहाँ पर जो, इसके लिए आप याद रखना यहाँ पर जो लिखा हो या फिर लिखा हुआ आ जाए जो की, इन दोनों शब्दों की लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ ना दूसरे वाले व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि बी। तो अब यहाँ पर जो सी का पति है ना वो बी है, तो मतलब अब डायग्राम हम कैसे बनाएंगे कि बी प्लस सी ऐसे बनेगा, सी तो फीमेल है, ये इसका पति है और ए इसका भाई है। तो देखो यहाँ पर इस वाले और इस वाले डायग्राम में कितना अंतर है। तो ये तीसरा पॉइंट जो है ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना कि अगर यहाँ पर और हो, एवं हो, वह हो, तथा हो, इस तरीके के शब्द दिए हैं तो इसका मतलब पहले वाले कैंडिडेट की बात हो रही है जो लैंग्वेज में पहले लिखा होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी आपको यही देखने मिलेगा अभी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। और ये जो दूसरी वाली लैंग्वेज है इसको भी आप याद रखना कि अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ हो या फिर जो की लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हम दूसरे वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। जैसे देखो इस वाली लैंग्वेज को यहाँ देखो, ये लिखा है ना कि डी जो है वो ए की दादी है और बी की माँ है। तो अब देखो यहाँ और वर्ड आ गया, तो इस और वर्ड से आप ये पहचानो कि ये ए के बारे में बात हो रही है या डी के बारे में बात हो रही है। तो आप कहोगे कि ये डी के बारे में बात हो रही है क्योंकि यहाँ और लिखा है। जबकि देखो दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर क्या लिखी है, ये भी यही है कि सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है। तो अब एफ की माँ कौन है, बी है कि सी है। तो यहाँ पर भी और वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब सी की बात हो रही है। फिलहाल यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये अक्सर आप मिस्टेक करते हो इसलिए इनका ध्यान रखना। तो यहाँ तक मैंने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में जो जो पॉइंट्स काम के हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि
थोड़े ही समय में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में इनको कैसे यूज करेंगे। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कहा है कि 6 व्यक्तियों ए से लेकर एफ तक के किसी परिवार में 2 दंपत्ति हैं। दंपत्ति का मतलब होता है विवाहित जोड़ा। तो देखो जब कभी भी आपसे ये कहा जाए ना कि एक कपल है या 2 कपल है, तो आप कैसे कंसीडर करो। देखो एक व्यक्ति ले लो और प्लस उसकी वाइफ, ठीक है, और उसका लड़का और उसके लड़के की वाइफ। तो इस तरीके की जो फैमिली होगी ना, अक्सर यहाँ पर जहां पर भी आपसे ये कहा जाए ना 2 दंपत्ति हैं या फिर 2 विवाहित जोड़े हैं, तो उसमें सबसे पहले यही केस कंसीडर किया करो कि एक व्यक्ति रहा होगा, उसकी वाइफ होगी और उसका लड़का और उसके लड़के की वाइफ। ठीक है, ये हमने बना लिए। फिर देखो इसके बाद क्या कहा है कि डी जो है वो ए की दादी है। अगर ए को मैं इसके नीचे यहाँ पर बनाऊं कि ये जो लड़का है इसकी कोई बेटी या बेटा है ए, तो उसकी दादी कौन होगी, जो कि उसके पिता की वाइफ होगी, यानी कि ये जो सर्कल मैंने बनाया है, तो ये कौन है, ए की दादी, यानी कि ये डी पॉइंट हमने बना लिया। ठीक है, और बी की माँ है। अब देखो यहाँ जो और लिखा है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो और है ना, ये पहले वाले पॉइंट के लिए है, जो पहला कैंडिडेट है उसके लिए है। ठीक है, तो ये जो डी है ना, ये किसकी माँ है, बी की माँ है। तो बी कौन होगा, ये व्यक्ति होगा। तभी देखो ये इसके पिता हो गए इसके ऊपर और ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, आगे देखो इसमें कहा है कि सी जो है वो बी की पत्नी है। अब बी मैंने यहाँ पर बना दिया तो सी ये होगा, और फिर उसके बाद में और, अब ये जो और है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वाले सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ की माँ है। तो जो ये सी है ये एफ की माँ है, तो एफ नीचे वाली जनरेशन में आएगा। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं 4 जनरेशन या 3 जनरेशन कंसिडर करूंगा। देखो यहाँ पर ये वाली जनरेशन हो गई, इससे नीचे इनके बच्चे बन रहे हैं और ऊपर वाली जनरेशन में इनके मम्मी पापा बन रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखो कहा है कि एफ जो है वो ई की पोती है। पोती है, अगर एफ पोती है ई की, तो ये कौन व्यक्ति है, ये ई व्यक्ति है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना लिया। बाकी इतना ही डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक दंपत्ति है, मतलब कपल कौन कौन सा है। तो देखो जिनके बीच में प्लस साइन लगा है ना, वो दोनों कपल हैं, मतलब ई और डी ये भी एक कपल है, और सी और बी ये भी एक कपल है। तो आप देखो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन में दिख रहा है हमें ई और डी, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो आप बी मार्क करेंगे। अगर दूसरा और पूछता तो हम इसको भी मार्क कर देते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि P जो है वो Q का भाई है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। मैंने कहा P जो है वो भाई है, किसका, Q का। भाई है ना, तो इसलिए मेल होगा, इसलिए मैंने ट्रायंगल में बना दिया। इसके बाद कहा है कि R जो है वो S का पिता है। अब देखो इसमें R और S तो दिख नहीं रहे, तो आप साइड में बना लो इसको कि R जो है वो S का पिता है। तो पिता है इसलिए इसको हमने ट्रायंगल में बना दिया। S के बारे में अभी नहीं पता। आगे कहा है कि S जो है वो T का भाई है। तो अगर S भाई है तो इसको ऐसे बना दिया, T इसके साइड में। फिर आगे कहा है कि T जो है वो Q की पुत्री है। अगर T पुत्री है Q की, तो देखो अपने आप से पता चल रहा है कि ये दोनों बहन भाई है ना, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी तो इनके बच्चे हैं ये दोनों। और फिर यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर ये सर्कल बनेगा, Q हमें कॉमन दिख गया ना, तो इसका मतलब P इसके साइड में हम यहाँ पर बना देंगे इस तरह से। अब देखो इसके बाद में क्योंकि इसका उपयोग नहीं है तो इसको हमने हटा दिया। यही हमारा फैमिली ट्री हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। अब हमसे पूछा क्या है, एस का चाचा कौन है। तो देखो एस का चाचा वास्तव में तो कौन होगा, एस के पापा का भाई। तो एस के पापा कौन है, आर, और उनका भाई यहाँ पर होना चाहिए था, वो इनका चाचा कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर चाचा लिखा हुआ है। तो आपको आंसर, ये व्यक्ति तो हमें दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें से देखो क्यू तो हो नहीं सकता, आर भी नहीं हो सकता, वो तो उसका पिता ही है, और टी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उसका भाई है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है, पी है। पी ही इसका सही आंसर है। तो वास्तव में यहाँ पर हुआ क्यों ऐसा, ये जो चाचा है ना, जो इंग्लिश में लिखा होगा वहां पर अंकल लिखा होगा, ठीक है, और अंकल का मतलब मामा भी होता है, मैटरनल अंकल बोलते हैं उसको। तो इसलिए इंग्लिश में आपसे ये पूछा गया होगा कि उसका मामा कौन है, लेकिन यहाँ पर जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप इसमें क्यों ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर यहाँ नन ऑफ दीज होता ना तो आप उसको मार्क कर देते। तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो ताकि वो मिस्टेक ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये सॉल्व होने के बाद देखो मामा के केस में सॉल्व हो रहा है ये, लेकिन चाचा के केस में सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप अक्सर उसको गलत कर देते हो जल्दबाजी के चक्कर में। इसलिए जब कभी आपको आंसर समझ ना आए तो एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में चेंज करके दोबारा पढ़ लो।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर ये वही क्वेश्चन आ गया कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप उस व्यक्ति को ढूंढो जो व्यक्ति बोल रहा है। तो राधा बोल रही है, तो आपने सबसे पहले ना राधा को बना लेना है। जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसको सबसे पहले बना लो और फिर ढूंढो कि कहाँ पर मेरे करके लिखा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने रेस्पेक्ट में ही तो बताएगा किसी के बारे में। तो आप वहां से मेरे ढूंढो। तो मेरे पुत्र, राधा का जो पुत्र होगा वो यहाँ पर हो गया, और उसकी बहन यानी कि ये, और की बहन यानी कि ये जो लेडी है इसके बारे में कहा जा रहा है कौन है ये, उसके पुत्र की माँ है ये। उसके किसके, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो उस व्यक्ति को साइड में बना लो एक बार। ये जो व्यक्ति है ये वो आदमी है, और इस आदमी के पुत्र यानी कि ये, ठीक है। और की माँ, इसकी माँ कौन होगी, इस आदमी की वाइफ यानी कि ये। तो आप ये देखो कि ये जो मैंने यहाँ पर लेडी बनाई है, ये लेडी ये वाली लेडी है। तो अब जब मैं इन दोनों डायग्राम को आपस में मिक्स करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, इस वाली लेडी की जगह इसको रख लो, और प्लस ये आदमी जो बना हुआ है प्लस करके यहाँ पर इस आदमी को बना लो कि ये वो आदमी है, ठीक है। और इसका ये बेटा हो गया, तो ये सर्कल, ये ट्राइंगल हमने नीचे बना दिया। ये जो आई ये हमारी कंप्लीट फैमिली बनकर आ गई, ये है। तो आगे क्या कहा गया है कि वह व्यक्ति राधा से, यानी कि उस व्यक्ति का और राधा से क्या संबंध है। तो आपको देखो मैंने अभी बताया था कि जिसके साथ में का लगा है उसके बारे में बताना है कि ये इसको क्या कहकर बुलाएगी, राधा जो है इसको क्या कहकर बुलाएगी। तो देखो कैसे पता चलेगा, राधा का ये लड़का है और ये लड़की है और ये तीसरी लड़की है। तो राधा की लड़की का हस्बैंड क्या कहलाएगा, दामाद, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट है। इसी तरह से आप डायग्राम बनाइए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो साइड में है मर्ज करने के बाद में उसको हम अलग कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कहा गया है कि बी का भाई ए है। तो देखो बी का भाई अगर ए है तो ए को हमने यहाँ बना लिया और ट्राइंगल बना दिया उस पर, और सी की पुत्री बी है तो पुत्री है, सी को ऊपर बना दिया। और कहा गया है तथा ए के पिता डी हैं। अगर ए के पिता डी हैं तो डी को हम ऊपर बनाएंगे, और ये पिता हैं तो सी कौन होंगी, माता, क्योंकि इन्हीं के तो बच्चे हैं ना ये दोनों। फिर आगे कहा है कि डी किस प्रकार सी से संबंधित है। तो आपको बताना है कि डी का सी से क्या संबंध है। तो जिसके साथ में का लगा है उसके बारे में बताना है कि सी इसको क्या कहकर बुलाएगा। तो देखो सी इसकी वाइफ ही तो है, तो इसको क्या कहेगी, पति। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको बनाना है और इस चीज का ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब देखो कई सारे लोग इसमें क्या मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी किस प्रकार सी से संबंधित है। अगर ये लिखा हुआ होता कि डी से सी किस प्रकार संबंधित है, तब आप इस केस में क्या आंसर दोगे। तो देखो यहाँ पर से किसके साथ में लगा है, डी के साथ में, और सी के साथ में क्या होगा, का। तो इसमें आपसे ये पूछा है सी का डी से क्या संबंध है, तो ये चेंज हो गया ना। और इस चेंज के केस में फिर आपका आंसर क्या आएगा, पत्नी। और देखो पत्नी भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो एग्जामिनर जानता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक करने वाले हो, इसलिए ध्यान रखना। जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको पॉइंट याद रखना है। जिसके साथ में का लगा है और जिसके साथ में से लगा है, तो आपको ये देखना है कि से वाला व्यक्ति का वाले व्यक्ति को क्या कहकर बुलाएगा। तो पति जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ना नंबर ऑफ कैंडिडेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहा है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य ए से लेकर एफ तक एक यात्रा कर रहे हैं, और बी जो है वो सी का बेटा है। अगर बी बेटा है सी का तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, लेकिन सी जो है वो बी की माँ नहीं है। माँ नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक ही तो होगा। अगर वो उसका बेटा है और वो उसकी माँ नहीं है तो उसका पिता होगा। फिर आगे कहा है कि ए जो है, ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, मतलब इसकी जो शादी है वो किससे हुई है, ए से। तो देखो ये ट्राइंगल हमने पहले से बना दिया, तो ए क्या होगी, इसकी वाइफ होगी। फिर आगे कहा है कि ई जो है वो सी का भाई है। अगर ई जो है वो सी का भाई है तो ई को मैं इधर बनाऊंगा, ये इसका भाई हो गया।
फिर आगे कहा गया है कि डी जो है वो ए की बेटी है, तो डी हमने नीचे बना दिया क्योंकि इससे नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा, और बेटी है तो इसलिए सर्कल बना दिया। फिर कहा है कि एफ जो है वो बी का भाई है, तो एफ को इधर बना दिया, और भाई है तो इसलिए वो मेल होगा। फिर पूछा है कि ए के कितने बच्चे हैं, तो देखो ये ए है और प्लस के साथ में ये ए का हस्बैंड है, तो एक कपल ये हो गया ना, इनके जो बच्चे हैं वो नीचे बने हुए हैं ये सारे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3। मतलब ए के कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। और अगर ये पूछा जाता सी के कितने बच्चे हैं, तब भी हमारा आंसर क्या होता, 3 ही होता। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है कि एल जो है वो जी की बहन है। अगर एल जो है वो सिस्टर है जी की, तो हम ऐसे बना देंगे। फिर आगे कहा है कि जी जो है वो एम का पुत्र है, तो जी अगर एम का पुत्र है तो इसको हमने ट्राइंगल में बना दिया और एम को ऊपर बना दो। और एम का विवाह डी से हुआ है, एम का विवाह डी से हुआ है तो प्लस करके डी लगा दो, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर कहा है कि डी जो है वो ई की बहन है। अगर डी बहन है ई की, तो इसके ऊपर सर्कल आ गया। तो यहां से अपने आप सोच लो कि एम जो होगा वो मेल होगा, तभी तो ये हस्बैंड वाइफ हुए। फिर आगे कहा है कि ई जो है वो सी का पुत्र है, तो ई अगर पुत्र है सी का, तो सी को ऊपर बनाएंगे हम। और सी का विवाह एस के साथ में हुआ है, तो इसके साथ प्लस करके एस लगा दो, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे कहा है कि एस जो है वो पी की बहन है। अगर एस जो है वो बहन है पी की, तो सी कौन होगा, उसका हस्बैंड होगा एस का। और फिर आगे कहा है कि एल का ई से क्या संबंध है, तो एल का और ई से क्या संबंध है, तो जिसके साथ में का लगा हुआ है, जिसके साथ में से लगा हुआ है, वो से वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को क्या कहकर बुलाएगा। तो देखो ये कैसे बनाएंगे हम, ये एक लड़का है और ये उसकी सिस्टर है, और सिस्टर के बच्चे क्या कहलाएंगे भाई, तो बहन की पुत्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर सर्कल बना है इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा कि वो जो है वो बहन की पुत्री है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि एल से ई का क्या संबंध है, तो फिर मैं ई के बारे में बताता कि एल जो है ई को क्या कहकर बुलाएगा, तो फिर वो हो जाएगा उसका मामा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर जो है वो क्या है, बहन की पुत्री। तो देखो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये ट्री डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक ये चीज ध्यान रखना कि हम किसका रिलेशन किससे बता रहे हैं, वो जरूर आपको फाइंड करना आना चाहिए। और दूसरी चीज आपको ये जरूर फाइंड करना आना चाहिए जब जो या जो की वर्ड यूज होते हैं, है ना, और इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, एवं तथा, जो मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया था, तो उन वाले पॉइंट्स में आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन होता है इसका कोडेड फॉर्म का, कोई वो क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा 2025 के जो उत्तराखंड के एग्जाम्स करंटली हो रहे हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने वो इसमें नहीं लिया है। इस चैप्टर के अगर और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें ब्लड रिलेशन के हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ले लेंगे। बाकी इस वीडियो में अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहा है तो नीचे आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।